हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर देख रहे थे कि शिक्षा की विकास यात्रा। शिक्षा की विकास यात्रा में जो है हमने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा देखा है। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की पढ़ाई। तो उसका नियोजन जो है या उसका किस प्रकार से गठन जो है वहाँ पर किया गया, इसके बारे में जो है वो चर्चा हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। स्वातंत्रोत्तर कालावधि में शिक्षा। स्वातंत्रोत्तर कालावधि मतलब कालावधि यानी समय, और स्वातंत्रोत्तर मतलब क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1947 में भारत जो है वो आज़ाद हुआ, और उसके बाद केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। प्रश्न भी है कि किसके अध्यक्षता में विश्व आयोग का गठन किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। आयोग को वित्तीय अनुदान, वित्तीय यानी क्या? आर्थिक मदद, अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे कार्य जो है वो सौंपे गए। समन्वय यानी क्या? दोनों में ताना बाना, दोनों में संबंध बनाए रखने के कार्य जो है वहाँ पर उस गठन को जो है वो आयोग को सौंपे गए। इस आयोग की कार्य प्रणाली जो है वो किस प्रकार से थी देखते हैं। आयोग ने पंचवर्षीय पद्धति को स्वीकार किया था। कितने? कौन सी पद्धति को? पंचवर्षीय। हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी जो है चौथे चैप्टर में देखी थी, आर्थिक विकास में। तो आयोग ने पंचवर्षीय पद्धति को स्वीकार किया था और विश्वविद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया था यानी उसकी शुरुआत जो है वहाँ पर की गई थी। और विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन पाठ्यक्रमों के प्रश्न भी है कि उच्च शिक्षा के आयोगन का जो गठन किया गया था उनके कौन कौन से कार्य थे, कार्य का स्वरूप जो है वहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी कार्य जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता, सूत्रबद्धता कहने क्या? एक जैसा पन। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना जैसे उपक्रम जो है वो आयोग चला रहा था। और इस आयोग के चलते जो आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित बहुत सारे नए विचार, नई तकनीकियाँ जो है वहाँ पे स्वरूप जो है वहाँ पर लोगों के सामने रखा था। असंगत जोड़ी के लिए भी आता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। अगर इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं बच्चों, तो विश्वविद्यालय विकास परिषदों को गठित करना यानी एकत्रित करना। स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु, स्नातकोत्तर मतलब डिग्री के बाद 15वीं के बाद जो होता है, अध्यापन हेतु अध्यापन केंद्र तथा नए विश्वविद्यालय स्थापित करना जैसे विषय में महत्वपूर्ण कार्य जो है उस समय होने लगे थे। और भारत में दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात, दूरदर्शन यानी क्या? टीवी शुरू होने के पश्चात आयोग द्वारा कंट्री वाइड क्लासरूम, एक उस समय जो है ये कार्यक्रम बड़ा ही फेमस प्रसिद्ध हुआ था। जो किससे जुड़ा हुआ था? किसके ऊपर आधारित था?
पढ़ाई से संबंधित था। किससे संबंधित था? पढ़ाई से संबंधित था। प्रश्न भी है, क्या नाम था प्रोग्राम का? कंट्री वाइड क्लासरूम। कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, जो किससे संबंधित था? पढ़ाई से। यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में वर्ष 1965 में कला शिक्षा की नीति को तय करने और उन नीतियों को कला संस्थानों द्वारा कार्यान्वित करने हेतु कला निदेशालय की स्थापना की गई थी और विद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली इस परीक्षा को क्या कहते हैं? ग्रेड परीक्षा। ड्राइंग की जो ग्रेड परीक्षा है का आयोजन करने का कार्य दायित्व जो है इस विभाग ने स्वीकारा है। कभी? 1965 में। इसके बाद आती है एनसीईआरटी की टिप्पणी के लिए प्रश्न भी ये ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी का जो है क्या कार्य होता है? नेशनल काउंसिल, फुल फॉर्म भी देखिए क्या है? एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में इस संस्थान की स्थापना की गई। ध्यान देखिए, वर्ष जो है ईयर ध्यान से देखिए कि कभी इसकी स्थापना हुई थी? 1 सितंबर 1961 में। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। एनसीईआरटी यानी जो अभ्यासक्रम जो है, पाठ्यक्रम जो है, जो तैयार करता है, प्रिपेयर करता है वो। स्थापना की गई और केंद्र सरकार को विद्यालयीन शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना इस संस्थान का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वित करना, उनका अवलंबन करना, उनका नियोजन करना और लोगों मार्गदर्शन करना। किससे संदर्भ में? पढ़ाई से संदर्भ में, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, एजुकेशन सेंटर में। शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, अनुसंधान यानी क्या? खोज कार्य, शोध कार्य जिसे हम कहते हैं। अनुसंधान यानी क्या? शोध कार्य। देखिए यहाँ पर ऑब्लिक में दिया भी है। अनुसंधान का अर्थ क्या है? शोध कार्य। विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, विस्तार यानी डेवलपमेंट। कोई भी संस्था है जो है जिसकी शुरुआत होती है वैसे के वैसे रहती है क्या? नहीं, उसको डेवलप जो है वो किया जाता है या उसका डेवलपमेंट होता रहता है। शैक्षिक कार्यक्रम, शालेय पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी क्या? सिलेबस जो होता है, कौन से स्टैंडर्ड का सिलेबस कौन सा होगा, कौन से पार्ट होंगे, इस सभी को निर्धारित कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना आदि का उत्तरदायित्व जो है वो किसे सौंपा गया? एनसीईआरटी को। किसे सौंपा गया? एनसीईआरटी को जो है वहाँ पर सौंपा गया। टिप्पणी के लिए प्रश्न भी बच्चों याद रखिए कि एनसीईआरटी के क्या कार्य हैं। एनसीईआरटी को किन कार्यों का उत्तरदायित्व जो है वो सौंपा गया? पहला है उसमें शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, शैक्षिक विकास, शिक्षा का विस्तार एवं प्रशिक्षण, जहाँ पे ट्रेनिंग का भी आयोजन जो है एनसीईआरटी के माध्यम से वहाँ पर किया जाता है। शैक्षिक कार्यक्रम, पढ़ाई से संबंधित नए नए उपक्रमों का आयोजन वहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद शालेय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना, जो सिलेबस वगैरह चेंज होता है तो कब चेंज होगा, किस रूप में चेंज होगा, चेंज होने के बाद उसमें किसका समाविष्ट होगा, क्या कौन सी बातें समाविष्ट होंगी, उसका पूरा कार्य जो है वो किसके माध्यम से होता है? एनसीईआरटी के माध्यम से होता है। इस संस्थान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से शालेय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में केंद्रीय
भूमिका जो है वहाँ पे निभाई है, केंद्रीय ने सेंट्रलाइज दोनों के बीच की। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एनसीईआरटी ने राज्य सरकार को सहयोग और क्या दिया है, मार्गदर्शन दिया है, गाइडेंस वहाँ पर दिया है। और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएं, गाइडेंस कॉपी, हस्त पुस्तिका जैसे टीचर्स कॉपी जिसे कहते हैं, कार्य पुस्तिकाएं नई नई प्रकाशित होती रहती है, अध्यापन पुस्तिकाएं नई नई अध्यापन की तरीके या पद्धतियाँ भी एनसीईआरटी के माध्यम से जो है पुस्तिका के माध्यम से प्रकाशित होती रहती है। अध्ययन अध्यापन तकनीकी का विकास करना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्ञा शोध परीक्षाओं का आयोजन करना। प्रज्ञा शोध मतलब नए टैलेंट की खोज में एनसीईआरटी के माध्यम से जो है नई नई परीक्षाओं का आयोजन जो है वहाँ पर किया जाता है। प्रज्ञा शोध परीक्षाओं का आयोजन करना और एनसीईआरटी के आधार पर सभी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी के माध्यम से ही सभी राज्यों में एससीईआरटी की संस्थानों की भी स्थापना जो है वो की गई है, जो किस स्तर पर काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करता है। किस लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पर वहाँ पर वो काम जो है वहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन यानी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जिसे कहते हैं MSCERT नामक संस्थान की स्थापना जो है वो की गई। और यह स्थापना कभी की गई, देखो वर्ष 1964 में पुणे में की गई। कहाँ की गई, वर्ष 1964 में पुणे में ये स्थापना जो है वहाँ पर एनसीईआरटी की गई थी, महाराष्ट्र में। प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना, प्राथमिक शिक्षा जो है प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसका स्तर, उसे क्या करना, अपग्रेड करना। शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना, अलग अलग ट्रेनिंग का आयोजन जो है एनसीईआरटी के माध्यम से वहाँ पर किया जाता है शिक्षकों के लिए, जो किससे संबंधित होता है, पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, अलग अलग टॉपिक, बच्चों से जुड़े अलग अलग टॉपिक से संबंधित वो ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण वहाँ पर होता है। पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ जब सिलेबस वगैरह चेंज होता है, पोर्शन चेंज होता है, नई इवैल्यूएशन पैटर्न जब चेंज होता है, तो नए इवैल्यूएशन पैटर्न के लिए, नए सिलेबस के लिए वहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षकों के लिए जो है वहाँ पर प्रशिक्षण का आयोजन वहाँ पर किया जाता है, कि जिस प्रशिक्षण के माध्यम से नए सिलेबस के बारे में और नई मूल्यांकन पद्धति के बारे में शिक्षकों को अच्छे से जानकारी हो, शिक्षकों के मन में जो संदेह है, जो शंकाएं है, उनका क्या हो, निवारण हो। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने, इसका विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना। इसके लिए देखिए एनसीईआरटी के माध्यम से एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आयोजन वहाँ पर किया जाता है, कि जिस टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थी तय कर सके कि उसे 10th के बाद 12th के बाद जो है कौन सा क्षेत्र जो है वहाँ पर चुनना चाहिए, कौन सी साइड में उसे एडमिशन लेना चाहिए, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इस प्रकार से। जैसे शैक्षिक कार्य यह संस्थान जो है वहाँ पर करता है, और इस संस्थान को विद्या प्राधिकरण नाम से भी संबोधित किया जाता है। याद रखिए कौन से नाम से संबोधित करते हैं इसे, विद्या प्राधिकरण। किस नाम से, विद्या प्राधिकरण के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। और इस संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिस पत्रिका में शिक्षा से जुड़े
अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा जो है वहाँ पर की जाती है। पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल बाल भारती, प्रश्न भी है बाल भारती, देखिए, जो किताब का निर्माण करता है। बाल भारती नामक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी 1967 में। कौन से, कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। असत्य जोड़ी के लिए, रिक्त स्थान के लिए जो है वहाँ पर उसे याद रखना है। शालेय विद्यार्थियों के लिए, अभी बाल भारती का काम क्या है? शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का कार्य जो है वो बाल भारती करती है। सभी माध्यम की किताबें तैयार करने का कार्य जो है वो बाल भारती के माध्यम से होता है। ये पाठ्य पुस्तकें मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती, इन 8 भाषाओं में तैयार की जाती। मतलब जैसे अभी महाराष्ट्र में विविध भाषाओं में, अगर विविध माध्यमों में स्कूल चलते हैं, तो उन सभी माध्यमों के पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है? बाल भारती द्वारा होता है। प्रश्न भी ये देखिए, बाल भारती कौन से कार्य करती है कि राज्य की पाठ्य पुस्तकों का स्तर सुधारने के लिए कार्य किया जाता है। उसी के साथ साथ बाल भारती संस्था शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य करती है और विविध भाषाओं में पाठ्य पुस्तक निर्मित की जाती है। उसके बाद पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की। कब की है? 1986। इस नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यकताओं का ध्यान में लेकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से में मौलिक परिवर्तन लाए गए। मौलिक यानी क्या? महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है उसमें लाए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। इस राष्ट्रीय धोरण के अनुसार, इस राष्ट्रीय नीति के अनुसार, 1986 की नीति के अनुसार न्यूनतम यानी कम से कम सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है वो सुझाया गया। इस नीति के अनुसार यह अपेक्षा की गई कि भारत के सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर जो है वहाँ पर प्राप्त हो और प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए अवसर रखा गया। जैसे हम देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे इतिहास वगैरह देखेंगे 5th 6th 7th का, तो वहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ा इतिहास जो है हमें देखने को मिलता है, भूगोल वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ताकि उस राज्य की सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थिति से, ऐतिहासिक परिस्थिति से बच्चे क्या हो सके? अवगत हो सके, ज्ञात हो सके। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन यानी क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तन जो है वहाँ पर राज्य के अनुसार वहाँ पर करने का रखा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति वर्ष 1986 का प्रभावशाली कार्यान्वित होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कृति कार्यक्रम जो है वो किया गया और इसी कृति कार्यक्रम पर आधारित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1988 में तैयार किया गया। प्रश्न भी है राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति के ऊपर आधारित।
क्या आप जानते हैं क्षमता अधिष्ठित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी 1995 में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम जो है की शुरुआत हो गई और 1988 का कार्यान्वित किया जा रहा था और तभी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अध्ययन क्षमताएं निश्चित करने के लिए डॉक्टर R.H. दवे की अध्यक्षता में एक समिति जो है वो गठित की गई, उसका गठन किया गया और दवे समिति ने भाषा, गणित और परिसर अध्ययन यानी साइंस जिसे हम कहते हैं विषयों के लिए 5वीं कक्षा तक की न्यूनतम अद्यतन क्षमताओं की तालिकाएं जो है विकसित की। अगर किताब देखेंगे छोटे बच्चों की 1ली से लेकर 6ठी तक 5वीं तक, तो वहाँ पे देखिए क्षमता अधिष्ठित चाचनियाँ जो है वहाँ पे तालिका जो हमें देखने को मिलती है। इनमें यह दर्शाया गया था कि एक ही कक्षा की क्षमताएं किन क्रमों से विकसित होनी चाहिए। वहाँ पर मतलब ये बताया गया है कि एक ही कक्षा में किस प्रकार से बच्चों की क्षमता का विकास जो है वहाँ पर होना चाहिए या बच्चों में किस प्रकार से अलग अलग क्षमताओं का विकास वहाँ पर होना चाहिए। इसी के आधार पर जो है क्षमताधिष्ठित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का नियोजन जो है 1995 में हुआ था। किसके तहत? जो 1988 में जिसे कार्यान्वित किया गया था, उसी के आधार पर।